कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका भविष्य, आपकी आज़ादी, मतलब सब कुछ सिर्फ एक 45 मिनट के भाषण पर टिका है। महीनों तक अदालत के चक्कर लगे हैं, सैकड़ों पन्नों के सबूत पेश किए गए हैं, लेकिन वो सब अब पीछे छूट चुका है। बिल्कुल। और अब अदालत में जो मायने रखता है वो ये नहीं है कि असली सच क्या है। मायने ये रखता है कि उन अंतिम 45 मिनटों में उस सच को, उस पूरी कहानी को किस तरह जज के सामने रखा जाता है। हाँ, क्योंकि अगर कहानी में दम नहीं है ना, तो सच भी हार जाता है। तो स्वागत है इस डीप डाइव में, जहां हम असल दुनिया की अदालत के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। और आज हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं वो है मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की एफआईआर से फैसले तक श्रृंखला से द आर्ट ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रैटेजीज फॉर लीगल विक्ट्री। सही कहा। और हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि अदालत में हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। मतलब कैसे कैसे बिखरी हुई जानकारियों को एक ठोस अचूक तर्क में बदला जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से वो जो बॉलीवुड वाला ड्रामा है ना, उसे निकालना होगा। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। फिल्मों में हमने जो देखा है, अदालतें वैसी बिल्कुल नहीं होती। वहां कोई वकील मेज थपथपाकर जोर जोर से नहीं चिल्लाता कि जज साहब मुझे न्याय चाहिए। अरे हाँ, और वो अचानक से पीछे से दरवाजा खुलता है, एक नया गवाह दौड़ता हुआ कोर्टरूम में एंट्री लेता है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना असल जिंदगी में। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। असल अदालत में, खासकर जब हम आपराधिक मुकदमों के अंतिम चरण यानी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो वो प्रक्रिया किसी शतरंज के खेल जैसी होती है, बहुत ही शांत। मतलब एकदम दिमागी खेल। एकदम दिमागी और रणनीतिक खेल। आप देखिए, महीनों या कई बार सालों तक मुकदमा चलता है। गवाह आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। पुलिस अपने दस्तावेज जमा करती है। इस पूरी प्रक्रिया में साक्ष्य, मतलब सबूत, बहुत ही बिखरे हुए होते हैं। और ये जो अंतिम बहस होती है, ये वो इकलौता मौका होता है जब वकील उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनाता है। और मुझे लगता है यहीं पर मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा खेल शुरू होता है। इस दस्तावेज में रीसेंसी इफेक्ट नाम के एक सिद्धांत का जिक्र है, जो बताता है कि ये अंतिम बहस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, ये समझना कानूनी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। रीसेंसी इफेक्ट दरअसल साइकोलॉजी का वो नियम है जिसके अनुसार हम उस जानकारी को सबसे स्पष्ट और लंबे समय तक याद रखते हैं जो हमें सबसे अंत में मिली हो। बिल्कुल, जो सबसे ताजी मिली हो। अब आप जज को ही ले लीजिए, वो भी इंसानी है ना। एक केस की सुनवाई मान लीजिए 6 महीने से चल रही है। पहले महीने में क्या गवाही हुई थी, वो जज के दिमाग में अब धुंधली पड़ चुकी है। सही बात है। लेकिन जब अंतिम बहस होती है, तो वकील जो कुछ भी कहता है, वो जज के दिमाग पर सबसे ताज़ा और सबसे गहरा प्रभाव डालता है। जज जब फैसला लिखने बैठता है, तो यही रीसेंट मेमोरी उनकी कलम को दिशा देती है। तो अगर हम इससे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो ये बिल्कुल किसी महंगे और शानदार रेस्टोरेंट के अनुभव जैसा है ना? हाँ। वो कैसे? मतलब मान लीजिए कोई डिनर के लिए गया। शुरुआत में जो स्टार्टर आया वो काफी साधारण था, मेन कोर्स भी बस ठीक ठाक था, कुछ खास मजा नहीं आया। लेकिन अंत में जो डेजर्ट परोसा गया, वो मीठा, वो इतना लाजवाब था, इतना स्वादिष्ट था कि जब वो इंसान रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, तो वो यही कहता है कि वाह क्या शानदार खाना था, क्योंकि उसे वो आखिरी चीज याद रह गई। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर डेजर्ट जल गया है, तो आप उस शानदार स्टार्टर को भी भूल जाते हैं जो आपने 1 घंटे पहले खाया था। अदालत में भी एकदम यही होता है। अगर वकील की अंतिम बहस यानी केस का डेजर्ट उलझा हुआ और खराब है, तो जज का दिमाग महीनों पहले पेश किए गए बेहतरीन सबूतों को भी दरकिनार कर देता है। वकील का मुख्य काम उस अंतिम चरण में जज को पूरे मामले का एक रेडी टू कंज्यूम सार देना होता है। मतलब बेतरतीब जानकारी को एक लॉजिकल कहानी में बदलना ही असल कला है। जी। और इसी कहानी को बनाने की प्रक्रिया में अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष का जो खेल चलता है, उसे दस्तावेज में दीवार की उपमा से समझाया गया है। मतलब अभियोजन पक्ष का काम है सबूतों की एक ईंट की दीवार खड़ी करना। बिल्कुल। लेकिन बचाव पक्ष की रणनीति ये नहीं होती कि वो अपनी कोई नई दीवार बनाए। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, और ये कानूनी तौर पर बहुत अहम भी है। हमारी न्याय प्रणाली में क्रिमिनल केस में बचाव पक्ष पर यह कानूनी बाध्यता नहीं होती कि वो अपनी कोई नई कहानी रचे या ये साबित करे कि अगर मेरे मुवक्किल ने अपराध नहीं किया तो फिर किसने किया।
तो उनका काम क्या है फिर? उनका काम बस इतना है कि अभियोजन ने जो दीवार बनाई है, जिसमें एफआईआर की ईंट है, मेडिकल रिपोर्ट की ईंट है, चश्मदीद गवाहों की ईंटें हैं, उस पूरी दीवार में उस एक कमजोर ईंट को खोजना। अच्छा, वो एक ईंट जो अपनी जगह पर सही से फिट नहीं बैठ रही है। बिल्कुल। मतलब जिसे हम आमतौर पर वो जेंगा गेम में देखते हैं, है ना? हाँ, वो लकड़ी के ब्लॉक्स वाला। जी, जेंगा में लकड़ी के ब्लॉक्स की एक मीनार होती है। आपको पूरी मीनार को गिराने के लिए उसे ऊपर से धक्का देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीचे से कोई एक सही ब्लॉक, जो मीनार का सबसे अहम हिस्सा है, उसे खींच लेते हैं, तो बाकी का काम गुरुत्वाकर्षण खुद कर देता है और पूरी मीनार भर भरा कर गिर जाती है। बहुत खूब, एकदम सही उपमा है ये। लेकिन यहाँ एक बात मुझे खटक रही है। मतलब अगर जज के पास पहले से ही केस की पूरी फाइल मौजूद है, सारे ब्लॉक्स उनके सामने टेबल पर रखे हैं, तो वकील को अंतिम बहस में शुरुआत से पूरी कहानी, पूरा वो क्रोनोलॉजी क्यों समझाना पड़ता है? क्या अदालत का समय इससे बर्बाद नहीं होता? वो खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इसका जवाब कॉग्निटिव लोड यानी संज्ञानात्मक भार के सिद्धांत में छिपा है। जरा एक जज के दिन की कल्पना कीजिए आप। हाँ। अदालत में बहुत गर्मी है, शोर है। जज एक दिन में 15-20 या शायद उससे भी ज्यादा मामले सुन रहे हैं। हर मामले की फाइल सैकड़ों पन्नों की होती है। बाप रे। हाँ, और उसमें पुलिस की खराब हैंडराइटिंग, बहुत ही जटिल मेडिकल टर्म्स और एकदम उबाऊ गवाहियां। जज का दिमाग लगातार सूचनाओं के ओवरलोड से जूझ रहा होता है। तो वो थक जाते होंगे। बिल्कुल। ऐसे में अगर कोई वकील ये सोचकर अदालत में जाता है कि जज साहब फाइल से खुद ही सब समझ लेंगे, तो सच कहूं तो वो अपने क्लाइंट का केस खुद बर्बाद कर रहा है। मतलब जज का काम आपकी वो बिखरी हुई पहेली को सुलझाना नहीं है। उनका मानसिक बोझ या कॉग्निटिव लोड कम करना वो वकील की जिम्मेदारी है। एकदम सही। वकील का काम केस की फाइल को फिल्टर करना है। फाइल में मान लीजिए घटना की तारीख कहीं और लिखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 50 पन्ने बाद है और गवाह का बयान 100 पन्ने बाद, सब आगे पीछे। हाँ, तो एक कुशल वकील जब अंतिम बहस शुरू करता है तो वो इन सभी जानकारियों को एक सीधी रेखा में, एक क्रोनोलॉजी में पिरोता है। तारीख 15 घटना हुई, तारीख 16 एफआईआर दर्ज हुई, तारीख 17 मेडिकल हुआ। तो इससे जज को सब कुछ लाइन से समझ आ जाता है। बिल्कुल। जब वकील कहानी को इस तरह सीधे और तार्किक क्रम में पेश करता है तो जज के दिमाग पर कॉग्निटिव लोड लगभग शून्य हो जाता है और एक जज हमेशा उस कहानी पर ज्यादा भरोसा करता है जिसे समझने में उसे मानसिक थकान न हो। तो ये सिर्फ तथ्य पेश करने का मामला नहीं है, ये जज के लिए चीजों को आसान बनाने की कला है। अब वापस उस कमजोर ईंट या उस जेंगा ब्लॉक वाली बात पर आते हैं। जी। दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है मामूली भूल और महत्वपूर्ण विरोधाभास के बीच। सच कहूं तो मैं खुद ये भूल जाती हूँ कि कल मैंने नाश्ते में क्या खाया था या परसों कौन सी शर्ट पहनी थी। और अदालतें भी इस मानवीय स्वभाव को बहुत अच्छे से समझती हैं। न्याय प्रणाली कोई रोबोटिक सिस्टम तो है नहीं जो हर छोटी गलती पर अलार्म बजा दे। सही बात है। मान लीजिए कोई गवाह अदालत में ये भूल जाता है कि घटना के दिन हमलावर ने नीली शर्ट पहनी थी या काली, या घटना सुबह 10 बजे हुई थी या 10:15 बजे। कानून की नजर में ये एक मामूली भूल है जिसे माइनर ओमिशन कहते हैं। इससे केस की जड़ या आपकी जेंगा की मीनार पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो महत्वपूर्ण विरोधाभास क्या होता है? जब हम महत्वपूर्ण विरोधाभास यानी मटीरियल कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं तो वो पूरी कहानी का डीएनए ही बदल देता है। जैसे दस्तावेज में इसका जो एक उदाहरण है वो हथियार के प्रकार को लेकर है, वो काफी चौंकाने वाला लगा मुझे। हाँ, इसे एक परिदृश्य से समझते हैं। मान लीजिए एक शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराता है कि उस पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला हुआ। ठीक है। अब लोहे की रॉड एक कुंद वस्तु है, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है, जिससे अगर चोट लगेगी तो हड्डी टूटेगी या नीला निशान पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। केस आगे बढ़ता है और अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश होती है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि शरीर पर जो घाव हैं वो क्लीन इंसेशन है, यानी किसी बेहद तेज धार वाले हथियार जैसे चाकू या ब्लेड से बहुत ही सफाई से चीरा लगाया गया है। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ, अब ये कोई नीली या काली शर्ट भूलने जैसी बात नहीं है, एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है। एक तरफ कुंद वस्तु है, दूसरी तरफ तेज धार वाला हथियार। लेकिन नेटमेट में यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी भयानक हमले का शिकार हुआ है तो वो जाहिर तौर पे बहुत गहरे सदमे में होगा ना, ट्रॉमा में होगा। जी बिल्कुल। खून बह रहा है, जान का खतरा है।
ऐसे में क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो इंसान डर और घबराहट में रॉड और चाकू के बीच कंफ्यूज हो जाए? मतलब क्या कानून इस बात को नहीं समझता कि पीड़ित गहरे सदमे में था? बचाव पक्ष के वकील तो बस इस एक चीज को पकड़कर पूरे केस को ही झूठा साबित कर देंगे। ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। मानवीय नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि सदमे में इंसान गलती कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे बुनियादी उसूल को समझना होगा, जो कि है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बिल्कुल, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी संदेह से परे। जब किसी व्यक्ति को जेल भेजने या फांसी देने की बात आती है तो अदालत सिर्फ भावनाओं या शायद ऐसा हुआ होगा इस पर काम नहीं कर सकती। मतलब अदालत ये मानकर नहीं चल सकती कि शायद बेचारा डर गया था इसलिए रॉड को चाकू बोल दिया। जी नहीं। अदालत के सामने जब ये बड़ा विरोधाभास आता है तो एक उचित संदेह पैदा होता है। क्या वाकई हमला हुआ था? क्या किसी और ने हमला किया था? या क्या कहानी पूरी तरह से गढ़ी गई है? और दुनिया भर के लोकतांत्रिक कानूनों का ये अटल नियम है कि किसी भी संदेह का सीधा लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। अच्छा। इससे किसी पीड़ित का अनुचित फायदा उठाना नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारे सिस्टम का वो सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि भावनाओं में बहकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न दे दी जाए। समझ गए। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि अदालतें तथ्यों के प्रति इतनी निर्मम क्यों होती हैं। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि इन विरोधाभासों को, इन कमजोर ईंटों को खोजा कैसे जाता है? दस्तावेज में हथियारों के जखीरे का पूरा एक सेक्शन है जिसमें FIR है, CRPC की धारा 161 है, 164 है और क्रॉस एग्जामिनेशन है। आम लोगों को तो बस यही लगता है कि बस पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करा दी, मतलब केस आधा जीत लिया। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कानूनी नजरिए से देखें तो FIR सिर्फ क्रिमिनल मशीनरी को चालू करने वाला एक स्विच है। सिर्फ एक स्विच? हाँ, ये अपने आप में कोई ठोस साक्ष्य या सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। शायद परिवार वालों के साथ बैठकर कोई झूठी कहानी रची गई है, वकीलों से सलाह ली गई है। ओहो, तो FIR के बाद पुलिस जांच शुरू करती है और लोगों के बयान दर्ज करती है। क्या वो बयान ठोस सबूत माने जाते हैं? यहीं पर CRPC की धारा 161 और 164 का अंतर समझना बहुत जरूरी है। 161 का बयान वो है जो पुलिस जांच के दौरान लिखती है, और मजेदार बात यह है कि इस पर गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं लिए जाते। सच में? बिना सिग्नेचर के? बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून पुलिस के सामने दिए गए बयान पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। अदालत में इस 161 के बयान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गवाह को झूठा साबित करने यानी विरोधाभास दिखाने के लिए किया जा सकता है। और 164? इसके उलट जो 164 का बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है। ये माना जाता है कि वहां कोई पुलिस का दबाव नहीं है, इसलिए कानून की नजर में इसकी विश्वसनीयता कहीं ज्यादा होती। तो अगर मैं इसे किसी सॉफ्टवेयर के वर्जन कंट्रोल सिस्टम से जोड़कर देखूं या मान लीजिए किसी लेखक की किताब के ड्राफ्ट्स की तरह देखूं, तो FIR हो गया कहानी का ड्राफ्ट 1। जी। मतलब लेखक ने हड़बड़ी में जो याद आया वो लिख दिया। फिर पुलिस ने 161 का बयान लिया, वो हो गया ड्राफ्ट 2। और फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान आया, वो हो गया ड्राफ्ट 3। एकदम सही जा रही हैं आप। तो क्या बचाव पक्ष का वकील अदालत में बस ये चेक कर रहा होता है कि कहानी के पहले ड्राफ्ट और तीसरे ड्राफ्ट के बीच कहानी कितनी बदल गई? आप इसे बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। वकील अदालत में खड़ा होकर बस यही देखता है कि क्या ड्राफ्ट 1 में एक ही हमलावर था और ड्राफ्ट 3 में अचानक से हमलावरों की संख्या 3 हो गए। क्या हथियार बदल गया? और इन ड्राफ्ट्स की असली अग्नि परीक्षा होती है क्रॉस एग्जामिनेशन में। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब गवाह अदालत में आता है तो सबसे पहले उसका अपना वकील उसे सवाल पूछता है, जिसे चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें वकील गवाह को सिर्फ अपनी कहानी सुनाने देता है, वो गवाह के मुंह में शब्द नहीं डाल सकता। लेकिन असल ड्रामा इसके बाद शुरू होता है जब विपक्षी वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करने खड़ा होता है। ये आपराधिक कानून का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली हथियार है। विपक्षी वकील गवाह को तीखे सवालों में उलझाता है। वो गवाह के सामने उसका ड्राफ्ट 1 यानी FIR रखता है और पूछता है, आपने पुलिस को कहा था कि उस रात घना अंधेरा था। हाँ। आज आप कह रहे हैं कि आपने हमलावर का चेहरा साफ साफ देखा। दोनों में से कौन सी बात सच है? बाप रे, यहीं पर गवाह टूटता है। बिल्कुल, यहीं पर। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन ही वो हथौड़ा है
जो ये साबित करता है कि गवाह ने अपनी गवाही में इम्प्रूवमेंट किया है, यानी बाद में चीजें जोड़ दी हैं, या कोई आफ्टर थॉट है, मतलब घटना के बहुत बाद रची गई कोई मनगढ़ंत कहानी है। एकदम सही। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ने गवाह को तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ ईंटें तोड़ने से तो केस नहीं जीता जाता ना। उन टूटी हुई ईंटों को जज के सामने पेश भी तो करना होगा जी। और यहीं से शुरू होते हैं वो सबसे अहम अंतिम 45 मिनट। दस्तावेज में इसकी एक बहुत ही कसी हुई संरचना, या कहें कि 6 चरणों का एक फॉर्मूला दिया गया है। हाँ, समय प्रबंधन इस स्तर पर सब कुछ है। 30 से 45 मिनट के भीतर एक वकील को सालों पुराने केस को समेटना होता है। अनुभवी वकील वो हमेशा एक स्पष्ट 6 स्टेप स्ट्रक्चर का पालन करते हैं। वो 6 स्टेप्स क्या है? पहला चरण है परिचय, जहां बताया जाता है कि असली मुद्दा क्या है। दूसरा, घटनाक्रम या क्रोनोलॉजी, बिना किसी फालतू विस्तार के। तीसरा, अपने पक्ष के मजबूत बिंदु। चौथा, विपक्षी के विरोधाभास, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कमजोरियां निकली उन्हें एक एक करके गिनाना। पांचवां, कानूनी प्रावधान और केस लॉ। और छठा, प्रार्थना यानी प्रेयर, कि आप अदालत से रिहाई चाहते हैं या सजा। इस संरचना को दस्तावेज में कुछ विशिष्ट मामलों जैसे वैवाहिक विवादों, 498A यानी दहेज प्रताड़ना या डीवी एक्ट के संदर्भ में भी समझाया गया है। यहाँ हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ सिर्फ कानूनी रणनीतियों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ कानून को समझना है। इन मामलों के जो घरेलू मामले होते हैं, इनकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। हाँ, वहाँ कोई सीसीटीवी तो होता नहीं। सही कहा। इसलिए जब बचाव पक्ष का वकील अंतिम बहस के उन 6 चरणों को इन मामलों में लागू करता है, तो वो बहुत ही व्यवहारिक तरीके से चीजों को जज के सामने रखता है। कैसे? वो बिना कोई आक्रामकता दिखाए बहुत शांति से ये सवाल उठाता है कि क्या एफआईआर दर्ज कराने में महीनों की देरी हुई, या क्या घर के सदस्यों के अलावा पड़ोस का कोई भी स्वतंत्र गवाह इस घटना की पुष्टि करता है। इंडिपेंडेंट विटनेस। हाँ, वकील अक्सर इस बात की भी पड़ताल करता है कि क्या इस आपराधिक शिकायत के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद है, कोई मोटिव है। जैसे संपत्ति पर कब्जा करने का विवाद हो या तलाक का दबाव बनाना हो। बिल्कुल, ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन से निकालकर अंतिम बहस में पिरोया जाता है। इसके बाद जो 5वां चरण आता है, कानूनी प्रावधान और केस लॉ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हमने अक्सर वकीलों को बड़े गर्व के साथ सुप्रीम कोर्ट के लंबे चौड़े जजमेंट्स का हवाला देते हुए सुना है। हाँ, ये बहुत आम है। ऐसा लगता है जैसे जिसने जितने भारी जजमेंट पेश किए उसका केस उतना ही मजबूत हो गया। लेकिन ये दस्तावेज कहता है तथ्य नींव है और कानून छत है। ये कानूनी वकालत का एक ऐसा सुनहरा नियम है जिसे कई नए वकील नजरअंदाज कर देते हैं। वो जज के सामने 15-20 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का एक पूरा बंडल रख देते हैं, ये सोचकर कि इससे जज प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन असलियत यह है कि केस लॉ आपके तर्कों का समर्थन करने के लिए होते हैं, उनका आधार बनने के लिए नहीं। आपको केवल वही 1 या 2 जजमेंट पेश करने चाहिए जो आपके केस के तथ्यों से बिल्कुल हूबहू मेल खाते हों। तो अगर मैं इसे ऐसे समझूं, मान लीजिए मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा छत का मटेरियल लेकर आऊं, लेकिन जिस जमीन पर मैं उसे बना रही हूं वो दलदल है, तो क्या वो छत टिकेगी? अगर कोई वकील सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ले आए लेकिन उसके केस के तथ्य ही कमजोर हों, तो क्या वो केस जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। दलदल पर आप महल नहीं बना सकते। सही बात है। अगर आपकी नींव यानी तथ्य कमजोर हैं, अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में विरोधाभास साबित नहीं किए हैं, तो दुनिया की कोई भी कानूनी नजीर, कोई भी केस लॉ आपकी इमारत को गिरने से नहीं बचा सकता। कानून हवा में काम नहीं करता, वो हमेशा तथ्यों की ठोस जमीन पर लागू होता है। इतना ज्यादा जोर दिया गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छा वकील वो है जो भारी भरकम अंग्रेजी बोले, बहुत जटिल लैटिन शब्दों का इस्तेमाल करे। और ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अच्छा? हाँ, अगर आप जज के सामने खड़े होकर जटिल लैटिन मुहावरे बोल रहे हैं, तो आप दरअसल जज का कॉग्निटिव लोड बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। ओह, जो कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। असली कौशल ये नहीं है कि आप कितनी मुश्किल भाषा बोल सकते हैं। असली कौशल तो ये है कि आप सबसे उलझे हुए कानूनी फंदे को कितनी सरल और स्पष्ट भाषा में समझा सकते हैं, ताकि जज को बात एक बार में समझ आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत में आपका लहजा हमेशा अत्यंत सम्मानजनक और संयमित होना चाहिए। हाँ। जोर जोर से चिल्लाने या आक्रामकता दिखाने से, मेज बीटने से केस नहीं जीते जाते। केस तर्क की स्पष्टता से जीते जाते हैं। तो ये पूरी चर्चा वाकई बहुत ही आंखें खोलने वाली रही है।
अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो द आर्ट ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है। जी नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक मास्टर क्लास है जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से और तार्किक रूप से प्रस्तुत करना चाहता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये दस्तावेज हमें बताता है कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद ब खुद सामने आ जाती है। अंततः न्याय केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सच क्या है। न्याय इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस सच को एक प्रभावशाली, सुसंगत और तार्किक कहानी के रूप में कैसे बुना गया है। क्योंकि अगर सच को सही तरीके से पेश नहीं किया गया ना, तो वो विरोधाभासों और कमजोर तर्कों के शोर में कहीं हमेशा के लिए दबकर रह जाएगा। बिल्कुल, मतलब कहानी कहने की कला ही सच को बचाती है। और इस चर्चा का समापन करते हुए मैं एक विचार के साथ आप सभी को छोड़ना चाहती हूँ। जी। हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा कि अदालतें कैसे काम करती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अदालत के इन उसूलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर दें तो? ये बहुत दिलचस्प विचार है ना? चाहे वो ऑफिस की मीटिंग रूम में किसी प्रोजेक्ट पर चल रही बहस हो या घर के डाइनिंग टेबल पर हो रहा कोई आपसी झगड़ा। अगर हम उस वक्त भावनाओं, ड्रामे और पुरानी बातों को किनारे रख दें, अगर हम सिर्फ तथ्यों के विरोधाभास को समझें और सामने वाले इंसान के दिमाग पर वो जो संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड है उसे कम करने की कोशिश करें, अपनी बात को एकदम स्पष्ट और तार्किक रखें, तो क्या हमारी अपनी दुनिया की अदालतें, हमारी निजी जिंदगी के विवाद ज्यादा शांत और न्यायपूर्ण नहीं हो जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और तार्किक बने रहिए।